हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सामान्य हिंदी व्याकरण के टॉप एमसीक्यू हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरीके से जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर आप लोग उपलब्ध होते रहते हैं और पूरी वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है और वे कौन कौन से हैं? आपको पूछा गया है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। यहाँ पर देख सकते हैं 4 4 4 और 5 अलग अलग यहाँ पर व्यंजन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 य र ल और व, ये जो है आपके सही आंसर हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में य र ल व इसको क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। श श स और ह को बोले जाते हैं ऊष्म व्यंजन और छ त्रज्ञ और स्र को इनको जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसी तरीके से व्याख्या के साथ सारी चीजों को समझने वाले आप लोग रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है पूछा गया है। देख सकते हैं स्वाधनगत दीर्घ संधि, सुधनागत यण स्वर संधि, उसके बाद स्वधनागत दीर्घ स्वर संधि और सुधनवागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुधन आगत। इससे क्या बना हुआ है? आपका स्वागत बना हुआ है यण स्वर संधि। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देख सकते हैं व्याख्या देखिए, सुधन आगत में क्या हुआ है? उ और आ मिलकर के वा बन जाते हैं जो यण स्वर संधि का नियम है। यण संधि में ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो एक क्रमशः य र में जो है बदल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधन आगत यण स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नील गगन शब्द में कौन सा समास जो है प्रयुक्त हुआ है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष समास। आप स्वयं भी इसमें जो है इसका जो आंसर है बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसमें जो है आपका कर्मधारय समास प्रयोग किया गया है। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य, वहां आपका कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर जो गगन है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य है और विशेषता नील, नीला विशेष यहाँ पर बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सरल क्वेश्चन है लेकिन बच्चे जो है इसमें घुस जाते हैं। चलिए ऑप्शन है अ, अध, अध्य या फिर अधि। तो चलिए बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कई बच्चों ने सीधा यहाँ पर जो है अ उपसर्ग लगा देते हैं, गलत हो जाता है। देखिए अध्यक्ष शब्द अधिधन अक्ष से मिलकर के बना हुआ है जिसमें यण स्वर संधि है, अतः इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग होता है जिसका मुख्य अर्थ मुख्य जो है ऊपर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है आपको बताना है? जनता, समान, प्राण और सामग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं हिंदी व्याकरण, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, लोग आदि कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या बोले जाते हैं? उसके प्राण पखेरु उड़ गए, न कि उड़ गया बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? उड़ गए बोलते हैं। तो इसी कारण से आपका राइट आंसर प्राण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पीयूष, अमीय, सुधा और गरल। चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गरल। गरल जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो पीयूष है, अमीय है, सुधा है, ये सही आंसर हो जाएंगे। देख सकते हैं पीयूष, अमी, सोम, पीयूष, अमृत ये सब के जो है पर्यायवाची हैं, लेकिन गरल का अर्थ क्या होता है? विष या फिर जहर होता है। इसी कारण से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अवर शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अवर का अर्थ होता है छोटा, कनिष्ठ या फिर निम्न पद होता है, लेकिन इसका विलोम शब्द हमको पूछा गया है प्रवर हो जाएगा। प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ, बड़ा या फिर उच्च होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जो जन्म है पहले हुआ हो यानी कि बड़ा भाई, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? अनुज, अग्रज, ज्येष्ठ या फिर पूर्वज। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वज तो नहीं होगा, तो यहाँ पर तीनों को देख सकते हैं, ज्येष्ठ भी दे दिया गया है, अनुज और अग्रज दे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अग्रज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग जो है ज्येष्ठ में यहाँ पर टिक कर देते हैं, गलत आंसर है। चलिए जिसका जन्म पहले हुआ है उसको क्या बोला जाता है? अग्रज कहा जाता है। जिसका जन्म बाद होता है उसको अनुज कहा जाता है। दोनों को यहाँ पर याद रखना है। और इस तरीके से क्वेश्चन एक वाक्यांश के लिए एक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, ये जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरणी, तनुजा, टट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा जो अलंकार है प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो चलिए बताइए कौन सा अलंकार जो है इसमें प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुप्रास अलंकार इसमें जो है प्रयोग किया गया। देख सकते हैं त वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है
और जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसको क्या बोला जाता है, अनुप्रास अलंकार होता है। त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है जिससे काव्य में सौंदर्य यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से बहुत सारे जो बच्चे हैं काफी गड़बड़ी करते हैं, ये काफी इजी रहता है, बस आपको पढ़ना है और चीजों को समझते जाना है। पहला वाक्य देखिए, मेरे पास केवल मात्र 1 रुपया है, ये पहला वाक्य दिया गया। दूसरा वाक्य है, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। फिर है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, और अगला दिया गया है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अब कैसे बाकी तीनों के तीनों गलत हैं इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, मेरे पास केवल और मात्र दोनों वर्ड ऐसा यूज नहीं किया जाता। ठीक, दूसरी चीज क्या, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, कसरत नहीं अभ्यास बोला जाता है, इसी कारण से ये गलत हो जाएगा। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, इधर भी कृपया लगा दिए, इधर भी कृपया लगा दी, इसी कारण से ये भी आपका गलत हो जाएगा। देख सकते हैं वही यहाँ पर दिया गया है। ए में केवल और मात्रा का प्रयोग हुआ है, गलत है। बी में कसरत की जगह अभ्यास होना चाहिए। सी में कृपया की जगह कृपया पुनरावृत्ति दोष है। केवल डी यहाँ पर पूरी तरीके से शुद्ध है। तो इसी तरीके से आपको इनको जो है सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर तैयारियां करवाई जाती है आपके एग्जाम्स की। चलिए पहला यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलज, दशानन, पंकज किस प्रकार के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक, रोग रूढ़ या फिर देशज शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनको जो है योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। चलिए योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, योग रूढ़ शब्द। जैसे जलज, जलज का मतलब होता है जन्म में जन्म लेने वाला, अर्थात किसको, कमल को बोल जाते हैं, विशेष रूप से कमल यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से दशानन का क्या हो जाएगा, 10 आनन है जिसके, यानी कि रावण, ये जो है किसी अलग विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इसी को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता, अपदान, संबोधन या फिर अधिकरण। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबोधन कारक। देख सकते हैं, जिस शब्द से किसी को जो है पुकारने, बुलाने या सचेत करने का बोध होता है उसे क्या बोला जाता है, संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान क्या, हे, अरे, ओ आदि विभक्तियों चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। काफी इजी है, बना लीजिए। अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। अभी हाल ही में जो है एग्जाम्स हुए, इसमें जो है पूछा गया ये जो है क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव यहाँ पर क्या था। और रस और उसके स्थायी भाव बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको जो है बिल्कुल याद करके ही जाना है। ऑप्शन देख सकते हैं, रति, उत्साह, हास या फिर क्रोध। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जब काव्य में वीरता, साहस, पराक्रम आदि का वर्णन होता है वहां पर वीर रस होता है। रति जो है श्रृंगार रस का, और क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको यहाँ पर छांटना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी जो है पुल्लिंग है। देख सकते हैं हिंदी में जो द्रव पदार्थ है उनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पानी, दूध, घी, तेल। दया, माया और भाषा ये जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं, दया आ जाती है, भाषा बोली जाती है, जबकि पानी पिया जाता है। इस तरीके से हम जो है इसका उपयोग करते हैं, इसी कारण से जो पानी है आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए बताइए। अभी जो क्वेश्चन है उसमें कैसे देते थे, कथन और कारण में जो है मुहावरे दिया गया था। मान लो कथन में दिया गया है गुलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ जो है ये होता है। उसके बाद कारण दिया रहेगा कि ऐसा ऐसा कुछ चीजें हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन देता है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा अच्छे समझना है। राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ होना या फिर दिखाई ही ना देना, इसका जो है सही अर्थ निकलेगा। चलिए देखिए, गुलर के पेड़ में फूल बाहर नहीं दिखते, वे फल के अंदर होते हैं, इसलिए गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या, किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु का दुर्लभ होना या बहुत कभी कभी दिखना, ये जो है प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण जो है कौन सा है, आपको यहाँ पर पूछा गया है। राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, बच्चा जोर से रोता है, वह सेब खा रहा है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चा जोर से रोता है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिस क्रिया के से व्यापार के फल का जो कर्ता पर पड़ता है और कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, रोना, सोना, हंसना, ये सारी की सारी क्या है, अकर्मक क्रिया है। बाकी जो अन्य उदाहरण देखिए, इसमें जो है पत्र हो गया, पुस्तक हो गया, सेब हो गया, इसमें जो है कर्म की आवश्यकता पड़ी है, ये आपके सकर्मक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस वाक्यांश में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है।
चलिए निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पता ही नहीं चल रहा है कौन खड़ा है। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसको क्या बोला जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कोई मतलब किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए आप कुछ यानी कुछ वस्तु के लिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हमको पता ही नहीं चल रहा है कौन यहाँ पर है, तो अनिश्चयवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 मात्राएं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक मात्रा में 16-16 यहाँ पर मात्राएं होती है। अंत में जगण या फिर तगण का आना जो है वर्जित माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है तत्सम है आपको यहाँ पर पहचानना है? आग, खेत, आम्र और रात। तो ये जो है सामने से ही दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम पूछा गया मतलब आम्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी ज्यों का त्यों परिवर्तन किए हुए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? तत्सम कहा जाता है। और जो बदले हुए रूप है उसको तद्भव कहते हैं। तो आम्र क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। आग का क्या होता है? अग्नि होता है। खेत को क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। और रात को क्या बोला जाता है? रात्रि कहा जाता है। तो इस तरीके से तत्सम तद्भव काफी इजी है, आप पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? स, ठास, आस और मीठा। तो चलिए बताइए, इसमें भी बहुत सारे जो बच्चे हैं गड़बड़ कर देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बच्चे सीधा देखते हैं मिठास तो इस सीधा लगा देते हैं ठास प्रत्यय, ये गलत हो जाएगा। आस प्रत्यय है। मीठा विशेषण में आस भाववाचक तद्धित प्रत्यय जोड़ने से मिठास बना हुआ है। वे प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ परिवर्तन ला देते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रत्यय। और जो शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उनको जो है उपसर्ग कहा जाता है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है, हमने काफी अच्छे तरीके से आपको जो है हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन है उनको बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से लगातार जो वीडियोस हमारे आने वाले बाल शिक्षा शास्त्र और अन्य जो सब्जेक्ट है उनके वीडियोस आने वाले हैं। महा मैराथन वीडियोस भी हमारे चैनल पर उपलब्ध होते हैं, तो बिल्कुल आप जो है चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने और चैनल पर नए जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।